ज़मीन जो है मुझे विरासत के रूप में पूर्वजों के द्वारा ही मिली है और बहुत दिनों से हमारे कई पूर्वज ही खेत रहे हैं, खेती किए हैं। हमेशा हमारे देश का प्रधान कार्य कृषि रहा है। मैं इस समय वर्तमान में बताऊं तो इस समय मैं 100 से ज़्यादा क्रॉप अपने यहाँ लगाता हूँ। कुल मिलाकर के मैं करीब 1 करोड़ के आसपास का मेरा लेन देन कारोबार है इस खेती में। खेत में अनाज और मौसमी सब्जियां, नेट हाउस में बेमौसम फसल, तालाब में मछलियां और घर में डेयरी, ये है एकीकृत खेती का मॉडल जिसने बिहार के कैमूर जिले के किसान रविशंकर सिंह को सफल बना दिया है। 80 एकड़ में खेती करने वाले रविशंकर सिंह खेती के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक सोच से जोड़कर कर रहे हैं फसल विविधीकरण, जल संरक्षण और जैविक खेती। इस समय मैं 100 से ज़्यादा क्रॉप अपने यहाँ लगाता हूँ। आप अगर धान में जाते हैं, धान, गेहूँ, मक्का, उस समय की खरीफ फसलों में मैं रहता हूँ। उसके बाद रबी फसलों में जितनी भी आपकी तिलहनी है, दलहनी है, मक्का है, गेहूँ है, ये मोटे अनाज हैं। और उसके बाद मैं फिर साग सब्जी में आता हूँ, हार्टिकल्चर में आता हूँ, तो जिसमें मेरा आपका स्ट्रॉबेरी भी है। फल में तकरीबन मैं 20 एकड़ से ऊपर में तरबूज खरबूज की मैं खेती करता हूँ। उसके बाद जितनी भी सब्जियाँ हैं सीजनल, भिंडी, लौकी, नेनुआ, तरोई, खीरा, ककड़ी, जितनी भी आपकी सब्जियां हैं सीजनल जो अपने अपने सीजन में होती हैं, वो सारी सब्जियां, फल में पपीता, अमरूद, आम, मुसब्बी, नींबू, ये सब हैं। कैमूर का ये इलाका गर्मियों में सूना और बरसात में धान से लबालब रहता है। रविशंकर ने इसे चुनौती नहीं, मौका माना और अपनाया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जहां खेत की बेकार समझी जाने वाली घास मछलियों का चारा बनती है और तालाब का पानी सिंचाई का दमदार जरिया है। पंतनगर पे ही गया तो वहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात चली कि हम एक समेकित कृषि प्रणाली इसको बोलते हैं कि एक का वेस्ट दूसरे में यूज, तीसरे का यूज, इस तरह से। तो मेरे भी काम में आया। और ये अगर किसी व्यक्ति को गांव में रहना है, किसी किसान को अगर तरक्की करना है, तो ये सारी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। कुछ अपने ज़मीन के ऊंचे नीचे भाग को देखते हुए तालाब की खुदाई भी हर किसान को करना चाहिए, जैसा कि मैं किया हूं। और आपको पशुपालन भी बिल्कुल अति आवश्यक है। जो मेरे यहाँ अभी 10 से 15 पशुएँ जो साल भर हमेशा रहती हैं, गाय भैंस मिला करके छोटे बड़े, तो मेरा दूध का उत्पादन है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि मेरा जो गेहूं का, चना का और पुआल, धान के पुआल जो होते हैं, इनका जो वेस्ट, जिसको डंठल जो लोग किसान जलाते हैं, मैं उसका चारा बनाता हूं। गाय भैंस की जो मल मूत्र हैं, उनका मैं यूज़ करता हूं मछलियों के चारे के रूप में। उनके फिर वर्मी कंपोस्ट बना करके मैं खेतों में इस्तेमाल करता हूं। वहाँ मेरे खाद की बचत होती है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। बारिश के पानी को सिंचित भी करते हैं तालाब में। और फिर तालाब का पानी जो ही थोड़ा सा मटमैला हो जाता है, जो मछलियों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन वो पानी सब्जी फल के लिए या इरिगेशन के लिए बहुत हेल्दी हो जाता है। इलाका समृद्ध, लेकिन पानी की भारी किल्लत और ग्रामीणों का पलायन, नीचे जाता जल स्तर, सिंचाई की दिक्कत और नहरों की कमी। लेकिन ड्रिप इरिगेशन की तकनीक ने न केवल बिहार के इस होनहार किसान के खेत को सींचा, बल्कि उनके उत्पादन को भी बढ़ाया है। फ्लड इरिगेशन की दुश्वारियों को बताते हुए रविशंकर कहते हैं, सिंचाई की समस्या बड़ा गंभीर है हमारे इलाके में। यहाँ बहुत डीप इरिगेशन, डीप बोर कराना पड़ता है। 200 के बाद ही यहाँ पानी का लेवल मिलता है और अच्छी लेवल के लिए हमको 350 के आसपास जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। हमने ये सोचा कि मुझे बहुत नीचे जाना पड़ेगा। और उस समय टेक्निकोलॉजी भी बहुत दूर दूर तक थी। हम लोग बड़े शहरों से, बनारस से यहाँ मंगवा करके बोर करवाया, बोरवेल गया, पानी मेरे पास अवेलेबल हुआ। इसी दौरान जब मैं पंतनगर गया तो वहाँ मैंने सर्वप्रथम जो है सूक्ष्म सिंचाई को देखा और टेक्निक को देखा, पॉली हाउस को देखा, नेट हाउस को देखा, जो आपका ड्रिप इरिगेशन कैसे है, कैसे पानी का बचत करता है, कम पानी में हम कैसे। मुझे ड्रिप इरिगेशन लगाने पे आज मेरे यहाँ 20 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है। मेरी सोच थी कि खेती भी हो जाए, चूँकि पानी की समस्या से हम जूझ रहे हैं, तो मेरा पानी बच जाए।
कम पानी में ज़्यादा खेती करने के लिए मैंने ड्रिप इरिगेशन को लगाया, मिनी स्प्रिंकलर लगाया, पोर्टेबल स्प्रिंकलर लगवाया, ताकि उसमें चना की सिंचाई, गेहूं की सिंचाई, मसूर की सिंचाई, इन सब फसलों की भी सिंचाई मैंने पोर्टेबल से पूरा खेती को करने का कोशिश किया। जबकि इससे पहले हम लोग फ्लो वाली सिंचाई करते थे, पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा लगती थी और फसलें ख़राब होती थी। मैंने जैन इरिगेशन के विषय में पढ़ा था और वो अच्छा लगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी। मैंने सबके जांचा परखा, मुझे अच्छा लगा और मैंने अपने जितने भी अभी तक स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप लगाया, मैंने जैन इरिगेशन से कराया। रविशंकर ने इन चुनौतियों से हार नहीं मानी। उन्होंने खेती के अपने मॉडल से गांव के कुछ लोगों का पलायन रोका और रोजगार दिया। खेती में वास्तव में कहिए तो ये हमारे देश का अगर सबसे बड़ा उद्योग है, एक वर्क है, और सबसे ज़्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। परंतु अभी तक जो कृषि की व्यवस्थाएं हैं उसमें सीजनल मिलता है। हमने जो व्यवस्था दिया है, हमने जो ये खेती इतना व्यापक रूप से किया है, इसमें हम सालों भर लोगों को देते हैं और उससे मेरे गांव का नहीं, अगल बगल के गांव का पलायन रुका है। इसमें कई तरह का सिस्टम काम किया। महिला, पुरुष तो चूँकि दिल्ली बम्बई कहीं जा सकते थे, लेकिन महिलाएं हमारी गांव में रहती थी और वो अल्प रोजगार के तहत वो थोड़ा रोपनी सोहनी कर लेती थी, उनका उतना ही काम था। लेकिन हम जब से इस गांव में आए, उनको सालों भर काम देते हैं। प्याज रोपना है, प्याज लगाना है, सब्जी तोड़ना है, सब्जी का छटाई करना है, बीज लगाना है, ये सब बहुत सारी काम जो है हमारे यहाँ महिलाएं करती है। तो इसलिए हमने महिला सशक्तिकरण पे भी एक वर्क किया। हमारी गांव की महिलाएं खुश हैं और उनके घर में ताज़ी साग सब्जियां, फलें जाती हैं। इसलिए हम समझते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी सशक्त होगी। अपने खेत में उन्होंने लागू किया 7 दिन 7 पोषण मॉडल, जो ग्रामीणों के पोषण की जरूरतों को भी पूरा करता है। आज मेरे यहाँ प्रतिदिन अस्थायी रूप से 10 मजदूर प्रतिदिन इसमें खटते हैं और अस्थायी रूप से सीजन बढ़ने घटने के हिसाब से मुझे 50 से 100 पुरुष महिलाओं को मैं काम देता हूँ यहाँ। और उससे भी अच्छी बात यह है कि हम उनके न्यूट्रिशन का भी ध्यान देते हैं। चूँकि मेरे यहाँ सालों भर साग सब्जी फल इत्यादि का होता है, वो आते हैं, उनको तोड़ते हैं, छटनी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके घर तक भी पहुँचता है। प्रदेश ही नहीं, देश के मंच पर भी उनकी पहचान है। कई राष्ट्रीय सम्मान और अवार्ड्स उनके नाम हैं। इस हार्टिकल्चर की खेती के लिए मुझे 2024 में आपको सर्वश्रेष्ठ बागवान बिहार सरकार द्वारा पुरस्कार से मिला हूँ। रविशंकर का मानना है कि अच्छी खेती के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। विश्वविद्यालयों में भी आप जाइएगा तो इंजीनियरिंग का पार्ट है, मेडिकल का पार्ट है और बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं। उसी के साथ एक एग्रीकल्चर भी पार्ट है, जो उसको सामान्य रूप से समकक्ष उसकी डिग्री मिलती है। लेकिन शायद लोग इस बात को भूल गए हैं। एग्रीकल्चर की पढ़ाई लोग सिर्फ नौकरी करने के लिए करते हैं, जबकि अमूमन हमारे देश में 70% लोग किसान हैं। हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई और टेक्निक को अडॉप्ट करें तो किसान शायद, और किसान का परिवार शायद रोजगार के लिए सोचेगा ही नहीं, उसके घर में ही रोजगार है। पर कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे रविशंकर का सपना डॉक्टर या शिक्षक बनने का था। पिता के निधन के बाद 19 साल की उम्र में गांव लौटे और यहीं से शुरू हुई थी उनकी यात्रा। और गांव में आने के बाद मैं यहाँ रहा। मैंने यहाँ से ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की शिक्षा आने जाने का क्रम करते रहा। कुछ दिन शिक्षा के लिए इधर उधर दौड़ा किया, बीएड किया, सब करने के बाद नौकरी के बाद तब तक हम खेती में कुछ न कुछ करते गए और ये सोचते गए कि इतनी सारी खेत हैं, इतनी ज़मीनें हैं, फिर भी किसान की वो स्थिति नहीं है और हम जो है रोज़गार के लिए शहर में पलायन कर रहे हैं। गांव में मज़दूरों को देखा। मेरा गांव जो है आपके बिहार के कैमूर ज़िले का एक छोटा सा, चांद प्रखंड का एक छोटा सा गांव है। रविशंकर की कहानी बताती है कि पलायन सिर्फ मजबूरी नहीं, एक विकल्प है। अगर सही सोच और तकनीक साथ हो तो खेती ही सबसे बड़ा रोजगार बन सकती है। अगर आप भारत के कोने कोने से प्रगतिशील किसानों के वीडियो देखना चाहते हैं, उनकी खेती के तरीकों को समझना चाहते हैं, तो न्यूज़ पोर्टली की सीरीज तकनीक से तरक्की देखते रहिए।
अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़ पोर्टली टीम आपके भी फार्म पर आए तो अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।